Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ऑब्वियसली ये टाइम ऐसा है कि जिसके अंदर एग्जाम्स चल रहे हैं। आप लोग बिल्कुल फोकस्ड होकर अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे, या फिर कई लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं जितने भी सेमेस्टर स्टूडेंट्स हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों के लिए आज इस वीडियो में एक ऐसी चीज लेके आया हूं। सबसे पहली चीज जो इस वीडियो का जो मेन हम जिस बारे में बात करेंगे उसकी चीज है कि टिप्स। व्हाट आर दोस टिप्स? हमेशा हर कोई मुझसे वो टिप्स मांगता है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रेलेवेंट होती हैं। कि सर, हम एग्जाम की जब तैयारी कर रहे होते हैं तो वो कुछ ऐसी टिप्स बताइए आप हमें कि जिससे हमारा एग्जाम और हमारी जो तैयारी हमने की है वो ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो आज हम उन्हीं टिप्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे जो मैंने भी अप्लाई करी हैं। कुछ ऐसी टिप्स हैं जो मैं आप लोगों को अपनी जो मेरी पर्सनल शेयर करूंगा कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इस चीज को लेके। तो बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहली टिप पे आते हैं कि भाई मेरी सबसे पहली आपको टिप क्या रहेगी हर स्टूडेंट के लिए। ये है जो मैंने सामने लिखा है। सबसे पहली टिप ये है एग्जाम की, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, डोंट जस्ट मग अप। अब क्या करते हैं हम, हमारी कोशिश ये रहती है कि चीजों को रटना शुरू कर देते हैं। पहली चीज मैंने हर वीडियो में जो भी मैंने कोई से भी कॉन्सेप्ट को समझाया है, मैंने आपको यही चीज कही है कि आप कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लो। एक बार समझ लो, अगर किसी ने किसी को गोली मारी, ठीक है, गन चलाई, इंटेंशनली क्या करी, डेथ कॉज करी, वो कल्पेबल हो गया। ये चीज को अगर हम समझ लेंगे कि कोई सी चीज कल्पेबल है, होमिसाइडल है, किसी ने किसी को मारा, होमिसाइडल है, हमने समझ ली, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लॉ को आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ें, ना कि उसे जस्ट मतलब रटने की कोशिश कर रहे हैं आप। चीजों को रटा जा ही नहीं सकता। आप एग्जाम में सबसे बड़ी भूल यही कर दोगे। अगर आपके सामने कोई भी, जैसे हमारे पास प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आता है, उस प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को हम किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं कि हमें वो सिचुएशन दे दी उन्होंने और हमसे वो ये कहते हैं कि एज अ सुप्रीम कोर्ट या एज अ हाई कोर्ट आप इसके अंदर अपना डिसीजन दीजिए। मगर जब आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्या होता है, देखिए मैथ में एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, हमने वो फॉर्मूला इंप्यूट किया और हमारा आंसर आ जाता है। इसी तरीके से लॉ में जब हम कॉन्सेप्ट को इंप्यूट करते हैं, वो कॉन्सेप्ट को जैसे ही हम इंप्यूट करेंगे हमारा आंसर ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएगा हमारे दिमाग में कि हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। तो पहली टिप यही है कि लॉ को आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ें, ना कि उसे रटने की कोशिश करें। अगर रट लिया मतलब सब कुछ खराब हो जाएगा। फिर आपका ना आंसर की एक तरीके का आंसर लिख पाएंगे आप, इवन जुडिशरी में जब आप मेंस के आंसर राइटिंग कर रहे होंगे, या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारा कचरा हो जाएगा, सारी की सारी चीजें। तो ये पहली इंपॉर्टेंट टिप हमारी ये है। आइए हम अपनी दूसरी टिप पे देखते हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ भाई कोई ऐसी, सर एक ऐसी चीज बताइए। दूसरा पॉइंट देखते हैं इसमें। देखिए अब सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा आप लोगों के सामने, जो कि मैंने लिखा है मास्टर दी बेयर एक्ट्स। हम हमेशा जिस भी कि कोई जुडिशियल एस्पिरेंट हो या कोई अच्छे वकील हो या कोई जज हो, उनसे जब आप बात करेंगे तो वो आपसे हमेशा एक चीज जरूर कहेंगे कि तैयारी करनी है ना अगर आपने, तो भाई साहब एक काम करिए, आप डायरेक्ट को बाइबल की तरह ट्रीट करिए कि ये एक तरीके से, मतलब क्या, कि ये एक तरीके से इसी पे ही आपको रिलाई करना है, इसी पे ही आपको रिलाई करना है। यही पढ़ के इसकी अगर आपने लाइंस को समझा, मास्टर दी बैरेक्स का मतलब यह है जब आप बैरेक्ट को पढ़ रहे हैं अपने आंसर लिख रहे हैं। अब मान के चलिए मैं एक आंसर लिख रहा हूं, मैंने आंसर लिखा, जो भी मैं आंसर लिख रहा हूं कि मान के चलिए द पर्पस एंड पॉलिसी ऑफ द रेस जुडिकाटा इज दिस दिस दिस। अब क्या है, जब हम सेक्शन नंबर 11 को पढ़ते हैं रेस जुडिकाटा को और सेक्शन नंबर 10 को पढ़ते हैं रेस सब जुडिस को, तो दोनों में एक डिफरेंस है। द कोर्ट शैल नॉट प्रोसीड विद द ट्रायल, ठीक है, द कोर्ट शैल नॉट प्रोसीड विद द ट्रायल, ठीक है, द कोर्ट शैल, या फिर द, उसमें लैंग्वेज का, जब हम अपनी ये लैंग्वेज लिखेंगे, ये लैंग्वेज को जब आप बेयर एक्ट की जब मास्टर कर लेंगे और कुछ कुछ लैंग्वेज उसकी टर्मिनोलॉजीज को आप लिखेंगे, द कोर्ट शैल नॉट प्रोसीड, द मीनिंग ऑफ दिस इज मैंडेटरी, जब आप लिखेंगे द वर्ड, द टर्म यूज शैल, दैट इज मैंडेटरी एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट। ये ड्यूटी बनती है कोर्ट की कि वो कहीं भी
को प्रोसीड ना करे, उसके अंदर द कोर्ट शैल नॉट प्रोसीड, द कोर्ट शैल नॉट ट्राई। अब ये सेक्शन 10 में तो लिखा है द कोर्ट शैल नॉट प्रोसीड, रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 में लिखा है द कोर्ट शैल नॉट ट्राई। तो इन दोनों का इंटरप्रिटेशन, यही मास्टरी है बस। इंटरप्रिटेशन ऑफ बेयर एक्ट इज द मास्टरी। और जब आप टर्मिनोलॉजीज उसकी लिखना शुरू करेंगे और उन्हें हाईलाइट करना शुरू करेंगे अपने उसमें, अगर आपने कोई भी बेयर एक्ट की कोई लाइन या फिर कोई टर्मिनोलॉजी को यूज किया है, जैसे ही आप उसे यूज करें तो थोड़ा हाईलाइट और करें उस चीज को अपने आंसर के अंदर, उससे एक आपके आंसर की क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। और एक एग्जामिनर जब उस चीज को चेक कर रहा होता है तो वो उस पर ज्यादा फोकस रखता है कि हाँ ये इस यार जब ये लिख रहा था तो इसे ये बात भी पता थी। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाली चीज, ये वाला पॉइंट हमें अपने दिमाग में रखना है, मास्टर दी बेयर एक्ट। ठीक है, बेयर एक्ट को मास्टर करना ही करना है, कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है इस चीज का। जो सेक्शन पढ़ रहे हैं ध्यान से पढ़े, समझ के पढ़े। डन। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब आता है हमारे लिए फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, फोर्थ मोस्ट या नहीं, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे लिए थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आता है हमारे पास थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो हमारे पास थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मेथोडोलॉजी, कि भाई आप मेथड का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। जब कभी भी आपके पास कोई ऐसी चीज आती है, मान के चलिए अब आपके पास कोई प्रॉब्लम बेस्ड सवाल आया, प्रॉब्लम बेस्ड आया, उन्होंने आपको प्रॉब्लम दे रखी है, तो प्रॉब्लम बेस्ड सवाल में आप IRAC, आई का मतलब इशू, रूल क्या अप्लाई करेंगे, मतलब कानून क्या अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन, उस इशू को लॉ से उसे अप्रेज करें, अप्रेजल ऑफ फैक्ट्स करें। अब जो आपको मान के चलिए उन्होंने एक फैक्ट दे रखे थे, भाई ए बी के पीछे भाग रहा था, ऐसे करके उसने उसे पहले धक्का दिया, फिर उसको गोली मार दी, ऐसे ऐसे करके उन्होंने फैक्ट्स दे रखे हैं। आप पहले इशू बनाइए, इशू एक प्रॉपर इशू बनाइए कि वेदर द किलिंग ऑफ ए इज कल्पेबल, वेदर इट अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर या नहीं, ये इशू बनाए। फिर रूल को अप्लाई करिए कि कौन से सेक्शन, कौन सा बेयर एक्ट है और कौन सा सेक्शन है जहां पे हम जिस चीज से अपने इन फैक्ट्स को अप्रेस करेंगे, दोनों का एप्लीकेशन आप दोनों को अप्लाई करिए। कोई केस लॉ अगर आपको पता है रेलेवेंट, उसे मेंशन करिए यहां पे कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये वाली चीज, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन दैट केस सेम, ऐसे कुछ है। फिर आप अपना कंक्लूजन दीजिए इसके अंदर। मैं सच बता रहा हूं, एग्जामिनर इतना ज्यादा, मगर याद रखिएगा ये हमें हेडिंग्स नहीं लिखनी, इशू, रूल, ठीक है, एप्लीकेशन, ठीक है, फिर कंक्लूजन। आप अपने आंसर का एक फॉर्मेट तैयार कर लेंगे, ये मेथड अप्लाई करेंगे आप किसी भी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में, सॉलिड आंसर आएगा। बिल्कुल लिख के दे रहा हूं आपको, एक बार खुद ही किसी भी आंसर को लिख के देखिएगा आप, 120% आपका आंसर, मैं कह रहा हूं, बहुत ही अच्छा होगा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ठीक है। ये वाली चीज लिख के देखिए, करके देखिए। अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ। ये फोर्थ पॉइंट जो मैंने सामने लिखा है, टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम, ऐसा पॉइंट है जो कि हर लॉ स्टूडेंट को परेशान करता ही करता है कि सर हमारा आंसर नहीं खत्म हो पाता, लेंदी पेपर होता है, हम किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करें। मेरे से 10 स्टूडेंट्स, मतलब इतने स्टूडेंट्स पूछते हैं हमेशा, जिस भी मैं कहीं भी क्लास ले रहा हूं, ये चीज मेरे पास, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। तो टाइम मैनेजमेंट के इशू को रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज है कि आप आंसर की सबसे पहले ये देखें कि एक वो जो क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, वो कितने मार्क्स कैरी कर रहा है। हम क्या करते हैं, शुरुआत जब अपने आंसर की करते हैं, जब अपने पेपर की करते हैं, तो जब हम इतना पेपर अटेम्प्ट कर लेते हैं, वो तो हमारा इतनी साफ सुथरी राइटिंग में होता है और हमने एक एक आंसर को बढ़िया, अब शॉर्ट आंसर को भी हम क्या करते हैं, 2-2 3-3 पेज लिख दिए हमने उसी में। अरे बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आप शॉर्ट आंसर को 1 या 1.5 पेज, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा 2 या 2.5 मार्क कैरी करता है, ठीक है, 1 या 1.5 पेज, वो भी वन साइड वाली चीज कह रहा हूं मैं आपको। आप कॉन्सेप्ट को, लॉ को अच्छे से लिखेंगे, एग्जामिनर वही चीज चेक करेगा, ठीक है जी। जब आप लॉन्ग लिख रहे हैं, मान के चलिए कोई लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं आप, ठीक है, 10, 12.5 नंबर का होता है, 10 नंबर का होता है, 8 नंबर का होता है, तो उस चीज को भी आपने पूरा डिटेल में लिखना है। अगर थ्योरेटिकल बेस्ड सवाल है, देखिए थ्योरेटिकल बेस्ड सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है आपकी, किसी भी, जैसे ही आप शुरुआत करें, छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको,
जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा था रेस जुडिकाटा, तो रेस जुडिकाटा को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले आप उसकी पर्पस पॉलिसी और कॉन्स्टिट्यूशन से एक लिंकअप करें उसे, कि सीपीसी का पर्पस पॉलिसी क्या है। फिर सीपीसी का पर्पस पॉलिसी ये है कि भाई टू प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स, ठीक है, फेयर, वो वाली चीजें जितनी भी आप लिख सकते हैं कि पर्पस ये है इसका, सिविल प्रोसीजर कोड के प्रोसीजर इसलिए बनाया है, ठीक है। दूसरी चीज, जब आप रेस जुडिकाटा को पढ़ेंगे तो उससे उसके जो पर्पस पॉलिसी है सिविल सीपीसी के पूरे एक्ट का, उसे उस टॉपिक के साथ पैरेलली अलाइन करने की कोशिश करें कि सेम पर्पस एंड पॉलिसी है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन से 2-4 लाइनें आप जब इस तरीके की लिखेंगे तो आपके आंसर के अंदर एक इंप्रूवमेंट आएगी। आंसर की शुरुआत थ्योरेटिकल आंसर की, कोई जज ने अगर कोई अच्छी सी बात कही है, जैसे कि प्रोसीजर इज हैंडमेड ऑफ जस्टिस एंड नॉट इट्स मिस्ट्रेस, ये लाइंस वगैरह जब आप शुरुआत करते हैं किसी आंसर की या बीच में लिख रहे हैं तो उसे बोल्ड करें, ठीक है। मगर क्या कहती है टाइम मैनेजमेंट के साथ दिक्कत क्या होती है हमारे साथ, कि हमने शुरुआत का तो इतना खूबसूरत लिख दिया मगर एंड तक करते करते राइटिंग भी टेढ़ी मेढ़ी हो गई। मतलब हम ये लिख रहे थे ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे करते चले गए हम, मतलब इतना ज्यादा हमने वो कर दिया कि बिल्कुल ही ना उसे समझ में आ रहा है कि भाई साहब अब हमने क्या लिखा है, ई लिखा है, क्या लिखा है, कि भाई एलिगेंट को एलिफेंट लिख रखा है, पता नहीं क्या लिख रखा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। सरेंडर को सलेंडर लिख दिया, सब कुछ, फिर हमें कुछ नहीं समझ में आता। ये वाली चीज जो बच्चों का मैं अभी पेपर चेक करता हूं तो देखता हूं ये चीज वो बिल्कुल ही वो कर देते हैं, पेपर एंड तक कचरा हो जाता है बिल्कुल। तो इस चीज के लिए आप टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप ये देखिए एक क्वेश्चन कितने मार्क कैरी कर रहा है उतना ही लिखना है आपने, ठीक है, सबसे पहली चीज। और एंड में इस तरीके से आप टाइम को मैनेज करेंगे तो 5 से लेके 10 मिनट जब आपके लिए बचते हैं तो ये चीज आप ध्यान से समझ लीजिए कि आपको एक पेपर का रिवीजन भी देना है, कि मैंने कोई आंसर छोड़ तो नहीं दिया या फिर ओवर अटेम्प्ट तो नहीं कर दिया या कुछ दिक्कत तो नहीं है या कहीं मैंने स्पेस छोड़ी थी कि मैं बाद में लिखूंगा वो चीज या लिखूंगी। तो ये सब चीजों को आपने एक बारी जब करेंगे, मगर इसका तभी होगा जब आप अपने पेपर की जो शुरुआत करेंगे वो चीज एक सिस्टमैटिक वे से करेंगे, कि भाई मुझे सब ऐसा हो सकता है कि हाँ भाई लॉन्ग आंसर आपको ऐसा शॉर्ट में दे दिया उन्होंने मगर आपको चीजें बहुत सारी पता है उसकी, सब कुछ नहीं लिख सकते आप उसमें, बेसिक पॉइंटर्स में लिखिए। कई लोगों का ऐसा होता है कि वो पॉइंट्स में आंसर को लिखते हैं, वो भी ठीक है बट थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए उस चीज को। तो टाइम मैनेजमेंट आपका ऐसे होगा कि जो क्वेश्चन जितने मार्क कैरी कर रहा है उसी हिसाब से आपको उसके अंदर लिखना है, ज्यादा ओवर अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं है। ये मैं 120% बता रहा हूं, एक एक लाइन कोई नहीं पढ़ता, एक एक लाइन कोई नहीं पढ़ता, वो शुरुआत देखता है और देखता है किस तरीके से आपने अपने आंसर को प्रेजेंट कर रखा है, उसमें टेबल्स हैं या नहीं है, तो आप प्रॉपर टेबल्स बनाए, इन सब चीजों पे ध्यान दें, ना कि अपनी उसके अंदर या आपने इमोशनल पूरा का पूरा वो लिख दिया। अपने विचार नहीं लिखते कभी भी लॉ में, अपने विचार ऐसे नहीं लिख, लॉ में आपको लॉजिक लगाना है और लॉ पॉइंट लिखना है उसके अंदर, ठीक है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो बात करता है इंक्लूड लैंडमार्क केसेस। लैंडमार्क केसेस की जहां तक बात रहती है कि हमें भाई अगर आप देखिए बेसिक स्ट्रक्चर पे आंसर लिख रहे हैं तो केशव नंदा भारती लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। अगर कोई अरेस्ट पे लिख रहे हैं तो उसका लैंडमार्क जजमेंट आप लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जितने भी लैंडमार्क जजमेंट है, संतोष कुमार सिंह वर्सेस इन सिटी दिल्ली या प्ली ऑफ एलिबाई पे दूधनाथ पांडे लिखेंगे ही लिखेंगे। तो ये कुछ लैंडमार्क, पकाला नारायण स्वामी हो गया, अगर आप बीएसए का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, किसी भी मतलब डाइंग डिक्लेरेशन हो गया, ये सब कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी हमने क्या कर रखे हैं कि स्पेसिफिकली बना रखा है कि हाँ भाई ये लैंडमार्क जजमेंट्स है, तो हमेशा लैंडमार्क जजमेंट को तो मेंशन करना ही करना है, इससे तो आप मुकर ही नहीं सकते। मेंशन करें उस चीज को, हाईलाइट करें प्रॉपर तरीके से। अगर आपको उसका ईयर पता है तो ईयर भी जरूर लिखें कि कौन से ईयर का वो जजमेंट है, प्रॉपर साइटेशन के साथ। जज का नाम पता है तो सोने पे सुहागा है, डिलीवर्ड बाय दिस 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 जज, ठीक है। कितनी जजेस बेंच थी, ये बहुत बढ़िया हो जाएगा फिर, ठीक है। अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये तो इतना ज्यादा रेलेवेंट, देखिए एक सिंपल सी चीज है, एक कानून है, कानून आज से नहीं बना हुआ, बहुत पहले से बना हुआ है, ठीक है। तो उसके अंदर बहुत वक्त से एग्जाम हो रहे हैं, कितना चेंज कर लेंगे, 60 से लेके 70% आप ये समझिए पेपर ज्यादातर रिपीट होता है, ठीक है। रिपीटेशन होगी ही होगी उसकी, कहां से ले आएंगे क्वेश्चन सबके नए, थोड़ी ना कान इधर से पकड़ लूं उधर से पकड़ लूं, ये कर सकते हैं कि किसी डिफरेंट तरीके से आपसे पूछ लिया, मगर कॉन्सेप्ट तो वही का वही रहेगा ना। अब अगर आपसे पूछ रहे हैं बेल के बारे में पूछ रहे हैं, बेल को अलग तरीके से पूछ लिया तो आपको पता है ना कि भाई बेलेबल नॉन बेलेबल सब कुछ पता है,
एंटीसिपेटरी बेल पूछ रहे हैं तो वही रहेगा ना, कि अगर आपको ये कह रहे हैं कि भाई साहब आप ये बताइए कि प्री अरेस्ट बेल हो गई, ये क्या ले सकते हैं कि भाई एंटीसिपेटरी, अलग तरीके से किसी तरीके से पूछ सकते हैं वो कि हाँ भाई के वारंट है, या फिर अगर वो कौन सी बेल है कि जिसके अंदर भाई नॉन अवेलेबल बेल की तरह ट्रीट करा जाएगा उसे, क्या एंटीसिपेटरी बेल वो होती है जो नॉन अवेलेबल अपराध पे। तो इसी तरीके से अगर वो क्वेश्चन घुमा के पूछ रहे हैं, मगर याद रखिए पीवाईक्यूज जिसने कर लिए एक बार, अरे फिर तो आसान हो ही गया, मैं बता रहा हूं। मतलब अगर 100 नंबर का पेपर है, आपके 60 70 60 65 तो आप मान के चलिए, 55 से लेके 65 की एक रेंज है, इसमें तो आ ही जाएंगे आपके मार्क्स। डन, ये वाली चीज भी हमें समझ में आ गई। अब हम आते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मेरा लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे मैं जस्ट ऐसे ही आपको बता देता हूं। ये है आप लोगों का एग्जाम से पहले रिलैक्स रहिए, काम रहिए, कोई जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए कानून इस तरीके का है, देखिए मैं आपको सिंपल एक चीज बताता हूं, ये वो एक चीज है जिससे कल को आप अपने घर को चलाएंगे। ठीक है, कानून आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपके पेरेंट्स ने पैसा लगाया है, सब कुछ चीज है। ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो एक रात पहले पढ़ते हैं और पढ़ के चले जाते हैं, मगर ये बात याद रखिए कि ऐसे कानून को पढ़ के आप कल को कोर्ट के सामने अपेयर होंगे तो बिना नॉलेज के होना ही नहीं है। ठीक है, और ये तो एवर लर्निंग प्रोसेस है, कानून बदलता रहता है, फिर आपको पढ़ना है। हमने आईपीसी पढ़ते थे, सीआरपीसी पढ़ते थे, एविडेंस इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते थे, फिर बीएसए भी पढ़ना पड़ा, बीएनएसएस भी पढ़ना पड़ा, बीएनएस भी पढ़ना पड़ा। तो क्या रट के चीजें हो जाएंगी? हमने ये कर लिया, एग्जाम से एक रात पहले पढ़ लिया, खुश हो गए कि कुछ नंबर आ गए, मगर क्या जस्टिफाइड है? आपके पेरेंट्स इतना पैसा लगाते हैं पढ़ाने में, सब कुछ करते हैं, ठीक है, क्या आपके लिए मेहनत करते हैं कि हाँ भाई कि किस किस तरीके से कि भाई मेरे बच्चे अच्छे से पढ़े, चाहे कोई सी भी फील्ड हो, लॉ ही नहीं कोई सी भी। तो वो कब रह सकते हैं आप, कि आप बहुत अच्छे से पहले से तैयारी कर रहे हैं। लॉ एक ऐसी चीज है जो सोसाइटल लिंक करती है, कि हाँ भाई सोसाइटी से लिंक करके आप समझ सकते हैं, रटने का तो है ही नहीं इसमें, जैसे मैंने शुरू में बताया। तो जब आप काम और रिलैक्स तभी रह सकते हैं, एग्जाम से एक रात पहले पढ़ेंगे। जुडिशरी के पेपर में तो अगर आपने एग्जाम से एक रात पहले आपने पढ़ लिया, आप क्या करिए, अपने छोटे छोटे नोट्स बना के रखता है हर इंसान, चाहे वो सेमेस्टर स्टूडेंट्स हो जो अच्छे तरीके से पढ़ना चाहता है, वो अपने, मैंने आपको अगर मेरी बैरेक्स वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो जाके देखिएगा, मैंने उसमें ये भी बताया, आप इंडेक्स को कॉपी कर लीजिए। इंडेक्स को कॉपी, उसकी प्रिंट निकालने के बाद, इंडेक्स का प्रिंट निकालने के बाद उसमें अपनी बैरेक्ट बनाइए, तो लास्ट मोमेंट अगर वो रिवाइज करेंगे तो ठीक है। पूरा पूरा पढ़ने बैठेंगे एग्जाम से, रिलैक्स रहिए, ये नहीं फिर कुछ नहीं हो सकता। इतना बड़ा कानून है, अगर आपको कोई कहे बीएनएस एक रात में पढ़ लीजिए, रट के कुछ भी पेपर लिख दिया, वो तो अलग बात हो गई, कुछ कर नहीं पाओगे लाइफ में, ये बात मैं सच बता रहा हूं। तो इससे बेहतर ये है कि कानून को कानून की तरह समझें, ठीक है। और अगर कुछ और करना है तो बात अलग हो गई, मगर अगर इसी से ही पैसे बनाने हैं तो भाई साहब पढ़ना पड़ेगा और ये चीज करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि काम रहना, रिलैक्स रहना एग्जाम से पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने माइंड को स्टिल रखिए, सोइए, नींद वींद प्रॉपर तरीके से लीजिए, सुबह में थोड़ी बहुत चीजें अगर जो पॉइंट्स रिवाइज करने हैं वो रिवाइज कर लीजिए, डन हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको मेरी कुछ एग्जाम्स की जो टिप्स हैं ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट लगी होंगी, इन्हें फॉलो कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।